हेलो दोस्तों, हथौड़े के अंतिम प्रहार से पत्थर टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हथौड़े के पिछले जो प्रहार थे वो व्यर्थ गए, क्योंकि सफलता निरंतर प्रयास से ही मिलती है। तो आइए अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखने तो अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं काव्य हेतु। इसके पिछले वीडियो में अपन ने काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन पूरे कर लिए थे। अपना दोस्त जी के चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अब पढ़ रहे हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु, हेतु का अर्थ है कारण, यानी काव्य की उत्पत्ति के कारण क्या है। परिभाषाएं देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधन या कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। तो काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने के कारण, काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति के कारण क्या है। बाबू गुलाब राय लिखते हैं, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो काव्य हेतु को अपन 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे अपन संस्कृत काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में काव्य हेतु, यानी संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य हेतु। इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य हेतु, और तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य हेतु। संस्कृत काव्य शास्त्रों में सबसे पहले पढ़ते हैं भामह को। भामह कश्मीर निवासी थे। भामह का समय 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध था। भामह की प्रसिद्ध रचना है काव्य अलंकार, जिसके 6 परिच्छेद हैं। काव्य अलंकार में भामह लिखते हैं, गुरु उपदेशाध्येतु शास्त्रम जड़द्योपयलम काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत। अर्थात गुरु के उपदेश से श्रेष्ठ शास्त्रों का मूर्ख बुद्धि भी अध्ययन कर सकता है। काव्य तो कोई प्रतिभाशाली ही बना सकता है। तो भामह ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना। आपको यही याद रखना है, भामह ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना। और ये संस्कृत की लाइनें अपन को याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है कि ये कथन किसका है। तो जड़ बुद्धि वाला भी श्रेष्ठ शास्त्रों का मूर्ख बुद्धि भी अध्ययन कर सकता है। उसके लिए गुरु उपदेश से होने आवश्यक है, यानी प्रतिभाशाली होना आवश्यक है। दूसरे हैं दंडी। दंडी 7वीं सदी के हैं, दक्षिण भारत के निवासी हैं। रचना काव्य आदर्श, 4 परिच्छेदों में काव्य आदर्श की रचना की गई है। दंडी लिखते हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमदास्योभियोगास्य कारणम काव्य स्पंद। तो नैसर्गिकी वाला जो कथन है वो दंडी का है, यानी शास्त्रों का अध्ययन। तो दंडी ने 3 काव्य हेतु माने, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है दंडी ने। वामन 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, कश्मीर निवासी। रचना काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। 2 कथन इन्होंने कहे हैं, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगनी, यानी लोक व्यवहार का ज्ञान, शास्त्र, छंद विद्या, शब्दकोश आदि का ज्ञान और काव्य का परिचय, यानी इन सभी को, ये सभी काव्यांग है। तो इनको काव्य का अंग माना, यानी इन्हें काव्य हेतु माना। दूसरा कथन है वामन का, कवित्व से बीजम। तो एक तो रखना है विद्या प्रकीर्णस्य वाला वामन का है, और कवित्व से बीजम प्रतिभावनम कवित्व बीजम, ये 2 बार बीजम बीजम शब्द आता है, वो वामन का है। यानी लोक, विद्या, प्रकीर्ण व प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। तो लोक, विद्या, प्रकीर्ण व प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। इसमें भी प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व वामन ने दिया था। अगले हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में रहे थे, कश्मीर निवासी थे। आनंदवर्धन की रचना है ध्वनिया लोक, जिसके 4 उद्योग है, उद्योग नहीं 4 अध्यायों में ये वर्णन है। तो ध्वनिया लोक रचना है वो आनंदवर्धन की है। आनंदवर्धन का कथन है, ना काव्यार्थ विरामो अस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुण, यानी आनंदवर्धन ने भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। तो
तो ये कथन याद रखना है, ना काव्यार्थ विरामो अस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुण आनंदवर्धन। अगले विद्वान है मम्मट, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय रहा था, कश्मीर निवासी थे। ये भी मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, जिसके 10 उल्लास है, यानी 10 अध्याय है। तो काव्य प्रकाश मम्मट, ध्वनि सिद्धांत का विरोध स्वरूप मम्मट ने काव्य प्रकाश रचना लिखी थी। मम्मट कहते हैं शक्ति कवित्व बीज रूप। पहले अभी जो कथन आया था अपने वामन का, 2 बार बीज बीज आता है तो वो था वामन का। इस कथन में 1 बार बीज शब्द है, तो ये मम्मट का है। तो शक्ति कवित्व बीज रूप अर्थात प्रतिभा यानी ताकत, शक्ति कवित्व का बीज रूप है। यहाँ शक्ति से अर्थ है काव्य लिखने की प्रतिभा। तो प्रतिभा कविता का बीज रूप है, शक्ति कवित्व बीज रूप, शक्ति यानी प्रतिभा। दूसरा कथन है शक्ति निपुणता। तो दोनों शक्ति वाले कथन मम्मट के हैं, शक्ति कवित्व बीज रूप, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अदक्षिणात्। ये वाला कथन भी शक्ति निपुणता वाला मम्मट का है। इन्होंने शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास को काव्य हेतु माना है। सर्वाधिक महत्व मम्मट ने प्रतिभा शक्ति को दिया है। अगले विद्वान है राजशेखर, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय रहा था, कन्नौज निवासी थे राजशेखर। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। मम्मट की अभी पढ़ी अपने, काव्य प्रकाश मम्मट और काव्य मीमांसा राजशेखर। मोस्ट है ये। देखिए इन्होंने कहा है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेष्ठो इति। मिश्र शब्द वाला जो कथन आता है वो राजशेखर का है। यानी इन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति का संवेत मिश्रण श्रेष्ठ काव्य हेतु माना है, कि श्रेष्ठ काव्य वही है जिसमें प्रतिभा और व्युत्पत्ति का संवेत मिश्रण हो। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। एक तो इन्होंने कहा है कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा इन्होंने कहा है भाव्यत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा जिस प्रतिभा से कवि काव्य रचना करता है, कार्यत्री यानी कवि। तो कवि की प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है। और भाव्यत्री प्रतिभा जिस प्रतिभा से पाठक काव्य ग्रहण करता है, यानी उस काव्य का अर्थ ग्रहण करता है, काव्यार्थ ग्रहण करता है, तो वो भाव्यत्री है, यानी भाव प्राप्त करता है। कार्यत्री के 3 भाग होते हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा अर्थात जो जन्मजात होती है, आहार्या जो उस व्यक्ति में संस्कारों से उत्पन्न होती है, औपदेशिकी तंत्र मंत्र से प्राप्त होती है, वो औपदेशिकी होती है। तो ये मोस्ट प्रश्न बनता है राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? तो 2 भेद किए हैं, कार्यत्री और भाव्यत्री। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है प्रतिभा के 2 भेद किसने किए हैं? तो राजशेखर ने किए। कार्यत्री के 3 भाग होते हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। अगले विद्वान है रुद्रट। संस्कृत काव्य शास्त्रों में अगले विद्वान है रुद्रट। रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहा है, कश्मीर निवासी थे। रुद्रट की रचना है काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार रुद्रट। इन्होंने भी प्रतिभा को शक्ति कहा है, शक्ति के 2 भेद बताए। तो रुद्रट ने शक्ति के 2 भेद है। मम्मट ने भी प्रतिभा को शक्ति कहा था। तो मम्मट ने भी प्रतिभा को शक्ति कहा था। शक्ति कवित्व बीज रूप और शक्ति निपुणता वाले कथन मम्मट के थे। रुद्रट ने शक्ति के 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जन्मजात होती हैं, जो काव्य निर्माण का मूल कारण है, और उत्पाद्या काव्य शास्त्रीय आचार्यों के उपदेशों से प्राप्त होती है। ये सहजा का संस्कार होती है, यानी सहजा को निखारने वाली उत्पाद्या। तो इसमें मोस्ट यही बनता है, शक्ति के 2 भेद किसने किए? रुद्रट ने, सहजा और उत्पाद्य के नाम से। रुद्रट का ये कथन भी याद रखना है अपन को, त्रियमिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, यानी शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास। रुद्रट ने इन तीनों को काव्य हेतु माना है। अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध रहा है, कश्मीर निवासी रहे अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त की 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। ये भी मोस्ट सवाल बनता है, याद रखनी है अभिनवगुप्त की रचनाएं। पहली अभिनव भारती, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका लिखी थी अभिनवगुप्त ने।
अभिनव भारती के नाम से। दूसरी अभिनवगुप्त की रचना है ध्वन्यालोक लोचन। आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक की टीका, यानी आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक और उसकी टीका अभिनवगुप्त ने लिखी ध्वन्यालोक लोचन नाम से। अभिनवगुप्त की तीसरी रचना है काव्य कौतुब विवरण। भट्टतोत के काव्य कौतुब की टीका काव्य कौतुब विवरण नाम से। तो इस प्रकार अभिनवगुप्त की 3 रचनाएं हो गई, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौतुब विवरण। अभिनवगुप्त कहते हैं प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी बुद्धि या ज्ञान। प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा है। तो इन्होंने भी प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। अगले आचार्य हैं वाग्भट। वाग्भट नाम से 2 आचार्य हुए हैं। एक वाग्भट प्रथम है जिनका समय 1121 से 1256 ईस्वी है, यानी 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच रहा था। रचना है वाग्भटालंकार। इन्होंने लिखा है प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम। प्रतिभा उसकी काव्य उत्पत्ति का कारण है तथा व्युत्पत्ति प्रतिभा का आभूषण है। तो व्युत्पत्ति को प्रतिभा का आभूषण माना है वाग्भट ने। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति अस्तु विभूषणम। तो भूषणम वाला कथन वाग्भट का है, भूषण यानी आभूषण। अगला है वाग्भट द्वितीय। इनका समय 14वीं शताब्दी है। इनकी रचना है काव्यानुशासन, छंदानुशासन और अलंकार तिलक। इसमें लिखा है वाग्भट ने प्रतिभे उच्च कविनाम कर्णम कारणम। तो च कविनाम कर्णम कारणम वाग्भट द्वितीय, यानी प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। अगले विद्वान है केशव मिश्र। समय 6वीं शताब्दी। रचना अलंकार शेखर। केशव मिश्र की रचना है अलंकार शेखर। ये लिखते हैं प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम। सेम कथन है जो अभी अपन ने पढ़ा था, वाग्भट प्रथम वाला ही है। वाग्भट प्रथम ने भी यही कहा था, आभूषण प्रतिभा को व्युत्पत्ति है वो प्रतिभा का आभूषण है। और केशव मिश्र ने भी यही कहा है। अगले आचार्य है हेमचंद्र, जैन आचार्य, 10वीं शताब्दी। रचना है शब्दानुशासन हेमचंद्र। प्रसिद्ध रचना है काव्य अनुशासन। इनकी टीकाएं भी है, विवेक नाम से शब्दानुशासन की टीका लिखी गई है। और अलंकार चूड़ामणि की टीका है काव्य अनुशासन। तो शब्दानुशासन हेमचंद्र, काव्यानुशासन हेमचंद्र। प्रतिभा को काव्य हेतु माना। हेमचंद्र का प्रसिद्ध कथन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नव उन्मेष शालिनी। हेमचंद्र का प्रसिद्ध कथन है प्रतिभास्य हेतु प्रतिभा नव उन्मेष शालिनी प्रज्ञा। तो ये नव उन्मेष शालिनी प्रज्ञा वाला कथन हेमचंद्र का है। एक कथन और है हेमचंद्र का, व्युत्पत्ति अभ्यासो तस्या एवं संस्कार को न त काव्य हेतु। व्युत्पत्ति व अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक हैं, काव्य हेतु नहीं। तो इस प्रकार देखते हैं नव उन्मेष शालिनी प्रज्ञा हेमचंद्र का कथन है। अगले विद्वान है पंडित राज जगन्नाथ। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। रचना है रस गंगाधर। तो जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। इन्होंने लिखा है तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। तो केवला प्रतिभा पंडित राज जगन्नाथ। इन्होंने भी प्रतिभा के 2 भेद माने, अदृष्ट उत्पत्ति प्रतिभा जो जन्मजात होती है, अदृष्ट उत्पत्ति होती है जन्मजात। दृष्ट उत्पत्ति प्रतिभा अभ्यास से उत्पन्न होती है। तो अदृष्ट उत्पत्ति दृष्टो उत्पत्ति प्रतिभा के 2 भेद किए थे जगन्नाथ जी ने। अगले विद्वान है भट्टतोत। 9वीं शताब्दी। काव्य कौतुक रचना है। भट्टतोत की रचना है काव्य कौतुक। प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो ये प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी भट्टतोत ने भी कहा है। 15वें आचार्य है अगले जयदेव, जिनका समय है 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। जयदेव की रचना है चंद्रालोक। चंद्रालोक में ये लिखते हैं प्रतिभेव श्रुताभ्यास संहिता कविताम प्रति हेतुर्मधुबु संबंध जीवो उत्पत्ति लड़ता अमीव।
जैसे मिट्टी और पानी का संयोग प्राप्त कर बीज लता के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये लता अम्यू अम्यू शब्द आता है। लता संबंध जीव उत्पत्ति लता अम्यू जयदेव का कथन है, जिसमें जयदेव कहते हैं मिट्टी और पानी का संयोग प्राप्त कर बीज लता के रूप में विकसित हो जाता है। वैसे ही व्युत्पत्ति और अभ्यास के संयोग से प्रतिभा द्वारा कवि श्रेष्ठ काव्य की रचना करता है। तो जयदेव ने भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। बीज और लता वाला कथन है वो जयदेव का है। तो इस वीडियो में अपन ने संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य हेतु पढ़े। अगले वीडियो में अपन हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु पढ़ेंगे और पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार भी। अपना दोस्त जी के चैनल पर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।